नमस्ते। आज हम सन्निधि के इस सभागार में बैठे हैं। मेरे साथ हैं नारायण कुमार जी। इन्होंने विदेश मंत्रालय में हिंदी विभाग के लिए बहुत कार्य किए हैं और हिंदी विश्व सम्मेलनों के साथ जुड़कर ये काफ़ी सारे आयोजन करते हैं। अभी हाल ही में जो फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन हो गया, उनमें उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया था और आज हम इनसे जानेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रसंग हिंदी भाषा को लेकर। आइए हम इनसे बात करते हैं। नमस्ते नारायण कुमार जी। हमने ये जाना कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके स्वर्गस्थ अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने जब पहला अपना हिंदी संभाषण दिया था, उस संभाषण की जो स्क्रिप्ट थी वो तैयार करने के पीछे आप जुड़े हुए थे। दरअसल जब इमरजेंसी के बाद मोरारजी देसाई की सरकार बनी जी तो अटल बिहारी वाजपेयी उसमें विदेश मंत्री थे जी और पूरे संसार ने देखा कि एक लंबे कांग्रेसी शासन के बाद एक नई सरकार बनी है जिससे लोग नई अपेक्षा रखते थे। और अटल मोरारजी देसाई खुद भी और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी भाषा के बड़े समर्थक थे, भारतीय भाषाओं के भी। तो जब वो सबसे पहला भाषण देने गए संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो उस समय यह निर्णय लिया गया, यह उनसे अनुरोध किया गया कई संस्थाओं ने कि वो वहाँ हिंदी में अपना अभिभाषण करें। लेकिन ब्यूरोक्रेसी का एक अपना तौर तरीका होता है। उन्होंने कहा कि डिप्लोमेसी जो है, राजनयिक की भाषा हिंदी नहीं हो सकती। तो अटल जी भी थोड़ी चिंता में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा मुझे कि आप पिछले साल का जो यूएन में भाषण है इंदिरा जी का, उसका हिंदी अनुवाद करके दो। और उन्होंने लोगों को कहा कि पढ़ो, तो कहा कि ये तो बहुत अच्छा है। फिर हमने उनके हिंदी जो व्याख्यान बनाए गए थे अंग्रेजी में, उसको हिंदी में प्रस्तुत किया। जी जी संतो लोगों ने कहा कि बहुत पैसे लगेंगे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ का यह नियम है कि आप अगर उसके किसी आधिकारिक भाषा में अनुवाद दे देते हैं, जो कि अंग्रेजी है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, अरेबिक है, रूसी है, चीनी है, तो आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। जी तो हमारा तो अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी में पाठ तैयार किया गया था, हिंदी में था, तो उस पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं हुआ। जी और जब अटल जी अपना भाषण दे के आए तो संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश मेंबर उनसे मिले और उन्होंने कहा कि आज लगा कि संयुक्त राष्ट्र के मंच से हिंदी बोल रहा है। वाह, क्या बात है। उस समय हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए या हिंदी के प्रचार प्रसार का उस समय को याद करें तो काका साहब कालेलकर गुजरात और दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार प्रसार के लिए बहुत कार्य किए। तो तब की जो परिस्थितियाँ थी हिंदी प्रचार प्रसार की और आज की परिस्थितियों में क्या अंतर है? उस समय की हिंदी परिस्थिति ये थी, हिंदी में काम करने वाले लोग बड़े महान लोग थे और निस्वार्थ भाव से काम करते थे। हिंदी की जो संस्थाएं थी वह तन मन धन से समर्पण के भाव से काम करती थी। वो अनुदान भोगी संस्थाएं नहीं थी। और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा में जापान से, श्रीलंका से और कई देशों से लोग आते थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन में भी कोई राजनीति नहीं थी। काशी नागरी प्रचारणी सभा काम कर रही थी और ये गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा ने तो एक समन्वय का काम किया कि हिंदी और उर्दू के बीच की दूरी खत्म करके और देश में ऐसा काम शुरू किया। जहाँ तक मोरारजी देसाई की सरकार का है, उन्होंने विश्व में भी हिंदी प्रचार प्रसार के लिए ये बहुत काम किया और एक विश्व हिंदी सम्मान की योजना बनाई, जिसमें संसार के 5 लेखकों को महाबलंकर भवन में सम्मानित किया गया। स्वतः प्रधानमंत्री सम्मान करने आए थे। तो इस तरह हिंदी का सरकारी स्तर पर तो कुछ काम चल रहा था, लेकिन संस्थागत स्तर पर उसका काम कुछ ऐसे राजनीति में फंस गया था और कुछ कम होने लगा था। फिर सरकारी विभागों में हिंदी अधिकारियों की नियुक्ति हुई और कुछ ऐसे कानून, राजभाषा नियम बनाए गए कि ऐसे काम हिंदी में होंगे।
जी। लेकिन सच्चाई यह है हाँ। कि अभी भी नरेंद्र मोदी स्वतः हिंदी में बोलते हैं, जी। उनके मंत्रीगण बोलते हैं, लेकिन सरकारी दफ्तरों की भाषा अंग्रेजी ही है। जी। और चिंता की ये बात है कि समाज में भी लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। मेरा एक प्रश्न है, हम जिस संस्था में अभी बैठे हैं, सन्निधि विश्व समन्वय संघ का कलेकर ने जिनका उद्घाटन किया था, जिस संस्था से भी जुड़े थे, कार्य कर रहे थे, उनका कहना था, हालांकि मातृभाषा को उन्होंने पहले महत्व दिया, उसके बाद उन्होंने कहा था कि एक भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार और उसको राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाना बहुत ज़रूरी है, उसके महत्व को समझाया था। आपको क्या लगता है कि आज की परिस्थिति में हिंदी को किस रूप में हमें आगे ले जाना चाहिए? देखिए, हिंदी तो राष्ट्रभाषा आज़ादी के आंदोलन में ही घोषित हो चुकी थी, क्योंकि महात्मा गांधी ने ये अनुभव किया कि 1857 का युद्ध, सब भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम वहीं तक सीमित रह गया जहाँ तक लोग हिंदी समझते थे। इसलिए उन्होंने दक्षिण भारत हिंदी सभा और ये हिंदी साहित्य सम्मेलन, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के माध्यम से प्रचार शुरू किया। अपने पुत्र को दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में भेजा। अब भी देश की संपर्क भाषा हिंदी है। एक अगर कोई केरल का आदमी बिहार जाता है तो वो उसके पास कोई विकल्प नहीं है, उसे हिंदी में ही बोलना होता है। लेकिन सरकार संविधान में इसको राजभाषा कहा गया है और राजभाषा कह करके हिंदी को लादा नहीं गया है। क्योंकि प्रत्येक प्रांत को यह छूट दी गई कि तुम अपनी अपनी भाषा को अपने प्रांत की राजभाषा बनाओ, लेकिन संघ की राजभाषा हिंदी होगी। इसलिए बंगला की जो राजभाषा है वो हिंदी नहीं है वहाँ बंगला है। लेकिन संघ की जो राजभाषा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो राजभाषा है, वो हिंदी है। और हम अगर राष्ट्रीय एकता चाहते हैं, एकीकरण चाहते हैं, तो हमें भारत की सभी भाषाओं के बीच में समन्वय स्थापित करना होगा, भारत की सभी भाषाओं का सम्मान करना होगा। लेकिन आपसी संपर्क के लिए एक भाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी ही हो सकती है। क्योंकि हिंदी इसलिए नहीं कि हिंदी बोलने वालों की संख्या अधिक है, हिंदी समझने, सुनने, फिल्मों के गीतों के कारण, सीरियल्स के कारण और तीर्थ स्थानों के कारण हिंदी का महत्व बना हुआ है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हिंदी संविधान के बिना भी भारत की संपर्क भाषा है और राष्ट्रभाषा हिंदी ही हो सकती है। जी बिल्कुल। जिस तरह आपने अभी कहा, जैसे कि अंग्रेजी का प्रचार प्रसार अभी आज की जो युवा पीढ़ी है उसमें बढ़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि हमें हिंदी को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या प्रयास होने चाहिए हमारे? एक तो सबसे बड़ी बात है क्या कि आजकल पढ़ाई का मतलब रोजगार हो गया। जी। पढ़ाई का मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं, तो हिंदी के लिए रोजगार बढ़ाने की समस्या है। हिंदी में तकनीकी सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। बहुत हो गया है। आईटी में अभी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हिंदी हो गया है। और भारत को छोड़िए, जो विदेशी कंपनियां हैं और जो ये गूगल से इत्यादि है, वो लोग हिंदी का बहुत प्रचार कर रहे हैं। टेलीफोन में हो या अलग हो, दूसरी जगह हो, बाजार में हो, व्यवसाय में हो। अगर भारत नगर केंद्रित नहीं होकर ग्राम केंद्रित होगा, जैसा कि अब हो रहा है, तो हिंदी ही नहीं सभी भारतीय भाषाओं का महत्व बढ़ेगा और लोग उसे पढ़ेंगे। हम ये नहीं कहते कि तुम अंग्रेजी मत पढ़ो, फ्रेंच मत पढ़ो, जर्मन मत पढ़ो, लेकिन हिंदी या अपनी भाषा पढ़ो। और अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें भी इस बात को ध्यान में रखा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा आपसे अंतिम सवाल है, जैसा कि आपने अभी कहा कि नरेंद्र मोदी जी अभी हिंदी में अपने संभाषण दे रहे हैं। मन की बात को अगर हम केंद्र में रखें, मन की बात में भी वो हिंदी में बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि उनके मन की बात क्या युवा पीढ़ी के मन की बात तक पहुँचेगी? ये युवा पीढ़ी तक पहुँचने के लिए सिर्फ भाषा काफ़ी नहीं है। जी। आप अगर उपदेश देते रहे, आदर्श देते रहे, तो युवा पीढ़ी जो है आज वो वास्तविकता,
जी और व्यावसायिकता को समझ रही है। बिल्कुल तो आप उनके मन की बात को अपने मन की बात बनाकर कहेंगे तो वो ग्रहण करेंगे, जी वो समझेंगे, सुनेंगे। नहीं तो एक ये प्रायोजित कार्यक्रम हो जाता है। बिल्कुल इसीलिए यह आवश्यक है कि हम युवा पीढ़ी की मानसिकता का बहुत ही गंभीरता से अध्ययन करें। जी और वो कोई भी भाषा, जब अंग्रेजी सीख सकते हैं तो अपनी भाषा क्यों नहीं सीख सकते। बिल्कुल बिल्कुल नारायण जी, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपसे हिंदी विषय के बारे में मैं आपसे संवाद कर पाई। धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मौका मिलने पर मैं अपनी बात पूरी तरह से करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद।